आहा, जो भी कहो, जितनी स्वादिष्ट आलू गोभी शिमला मिर्च बीन्स पनीर डालकर मिक्स वेज की लाजवाब सब्जी बनती है, उतनी तो कोई दूसरी सब्जी नहीं बनती। इसलिए मिक्स वेज मेरी मनपसंद है। अंजलि, सब्जी उतारने से पहले ऊपर से ये पनीर मसाला डाल देना, मिक्स वेज का कलर और टेक्सचर बढ़िया आ जाएगा। मैंने हम सबके लिए बटर वाले नान बनाए हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जैसे ही अंजलि थाली में सब्जी परोसती है, गौरी थोड़ा संकोच से कढ़ाई में देखकर बोलती है, अंजलि दीदी, इतनी सी सूखी सब्जी में हम सब में से कोई भी ढंग से नहीं खा पाएगा। इससे अच्छा तरीदार सब्जी बना लेती। आप ये सब्जी कम रहेगी। मैं तो कहती हूँ अभी भी थोड़ा तरी डाल दो। गौरी, हमारे ससुराल में ऐसी ही सब्जी बनती है, तरी डाल के कोई भी नहीं खाता। और मिक्स वेज सूखी ही अच्छी लगती है, पानी डालने से स्वाद बिगड़ जाएगा। बेशक थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ। और मैंने खास माँ के लिए बड़े मनपसंद से ये सब्जी बनाई है। इस प्रकार पांचों बहनें निशा, अंजलि, शीतल, गौरी, कंचन 2-3 किस्म का हलवा, बटर नान, रोटी, सब्जी से थाली सजाकर एक साथ लाती हैं, जहां हीटर की गर्माहट में चमचमाते नरम मखमल की रजाई में उनकी गरीब माँ सीता बैठी थी। 2 बेटी सुमन, परिधि सेवा बाड़ी में लगी थी। परिधि, सुमन, अब छोड़ दो बिटिया, कितने देर से मेरे पांव दबा रही हो। माँ, मुद्दतों बाद तो तुम्हारी सेवा का मौका मिला है, कर लेने दो। गर्मा गर्म खाना हाजिर है माँ, चलिए खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, ठंड काफी ज्यादा है। मुझको तो ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा बिटिया, ये रजाई इतनी गर्म कर रही है, ऊपर से हीटर चल रहा है। मेरी बच्चियों, आज तुम सातों ने ये जताया है कि बेटियां बेटों से कहीं ज्यादा बढ़कर होती हैं। चलिए अब जल्दी से खाना खाइए। शीतल अपने हाथों से गरीब बुजुर्ग माँ को निवाले खिलाती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। इतने गरीब तंग हालातों में इतनी महंगी मखमल की रजाई, हीटर और शाही दावत से परोसी थाली का इंतजाम कहाँ से आया? क्या इस खुशियों की सौगात के पीछे गरीब माँ का दुख बलिदान है? चलिए देखते हैं। जहां सीता ठंड से कपकपाते हुए खाना बनाने के लिए कनस्तर में देखती है, जिसमें बड़ी मुश्किल से 1 पाव आटा था। हे भगवान, केवल इतना सा आटा है, कोई बात नहीं, इसमें 10-12 लोई तो बन जाएगी, किसी तरह मेरी सातों बेटियां खा लेंगी। सीता आंच सुलगा कर खाना बनाकर चूल्हा बुझा देती है। तभी उसकी रोटी गिनते हुए ही सातों बेटियां निशा, अंजलि, परिधि, सुमन, शीतल, गौरी, कंचन ठंड में कपकपाते हुए कोचिंग से आती हैं। उनका घर भी किसी खुले बर्फीली वादियों जितना ठंडक से भरा था। आज तो जानलेवा ठंड है, हाथ पैर बर्फ जितने ठंडे हो गए हैं। ठीक है, तुम सब जाकर कंबल में बैठो, मैं खाना निकाल कर लाती हूँ। सीता सबको परोस कर खाना देती है। तभी अंजलि, निशा, परिधि नखरे दिखाती हैं। क्या माँ, फिर से वही लौकी की सब्जी और सूखी रोटी? मेरा तो खाना देखकर ही मन भर गया। हाँ माँ, किसी दिन तो हमारे लिए कुछ अच्छा बना लिया करो, जैसे कि कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, या कम से कम लौकी के कोफ्ते ही बना लेती। तीनों को कमी निकालते देखकर सीता उदास हो जाती है। तभी शीतल तरफदारी करती है। अरे वाह माँ, आज तो तुमने लौकी की सब्जी लाजवाब बनाई है, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। सीता समझ जाती है कि शीतल उसका दिल रखने के लिए झूठी बड़ाई कर रही है। सीता ने पति के गुजरने के बाद खुद को अपनी सातों बेटियों पर न्यौछावर कर दिया। अपने मुंह तक का निवाला भी उन्हें खिलाती थी। मगर जहां 4 बेटी गौरी, शीतल, कंचन, सुमन अपनी माँ की गरीब परिस्थितियों को समझती थी, वहीं 3 बेटियां अमीर ख्वाहिश रखती थी। माँ, तुमने अपनी थाली नहीं लगाई, तुम कब खाओगी? मैं बाद में खा लूंगी, तुम सब खा लो। माँ, मेरा पेट भर गया, ये रोटी बच गई है, तुम खा लो। शीतल आधा पेट खाकर उठ जाती है। भूख से मचलती गरीब माँ खाना खाती है। मुझे पता था माँ, तुमने हमें भरपेट खिलाने के लिए अपने लिए थोड़ा खाना भी नहीं बचाया था। इसी तरह से सीता की संघर्ष भरी जिंदगी चल रही थी। ऐसी कोई मंदिर की सीढ़ी नहीं थी जहां उसने अपनी बेटियों की शादी के लिए मदद नहीं मांगी हो। अरे बधाई हो सीता बहन, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारी 6 बेटियों को लड़के वालों ने चुना है और उनकी दहेज की कोई मांग भी नहीं। 3 रिश्ते रईस हैं और 3 गरीब हैं। तुम चुन लो कौन सी बेटी की शादी किस घर में करनी है। पंडित जी, मेरी परिधि, अंजलि, निशा ख्वाहिश वाली हैं, उनकी शादी मैं रईस घर में करूंगी और धूमधाम से करूंगी। बेशक मेरा बाल बाल कर्ज में डूब जाए, मगर मेरी बेटियां जीवन भर सुखी रहें। अब खेतों में बनिहारी के साथ ठंड में सीता शादी में बर्तन मांजने का काम करने लगती है और कन्यादान करते हुए आंसुओं से बोलती है। दामाद जी, बड़े दुख और कष्टों से मैंने अपनी बेटियों को पाला है, अब इनका हाथ आप लोगों के हाथों में दे रही हूँ।
माँ के आंसू देखकर मंडप में दुल्हन के जोड़ों में बैठी उसकी सभी बेटियां भी रोने लगती हैं। तभी अंजलि का पति शौर्य कहता है, माँ जी चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटियों पर एक आंच नहीं आने देंगे, इन्हें खुश रखेंगे। इस तरह 6 बेटियों की विदाई हो जाती है। अब केवल सुमन रह जाती है। 3 बहनों को आलीशान ससुराल मिलता है, जबकि 3 को गरीब तबके का साधारण परिवार मिलता है। आओ बहुरानियों, तुम तीनों का तुम्हारे ससुराल में स्वागत है। अंजलि, परिधि, निशा थरथराते हुए गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती हैं। उन्हें गर्माहट का अनुभव होता है। अरे वाह माँ जी, वैसे तो हमारा ससुराल इतने चौरस जगह में बना है, फिर भी यहाँ इतनी गर्माहट है। बहुओं हीटर चल रहा है ना, इसीलिए गर्माहट है। चलो तुम तीनों जाके आराम करो, थकावट हो गई होगी। तीनों जैसे ही अपने बेडरूम में जाती हैं तो सब कुछ फूलों से सजा था और महंगा फर्नीचर लगा था। तीनों मखमली नरम रजाई में सोती हैं। अमेरी का अलग ही जलवा है और ठाट बाट है। कितनी नरम गरम मखमली रजाई है, ये चुभ भी नहीं रही है। गुड नाइट परिधि, स्वीट ड्रीम्स। खुद से ऐसा बोलकर परिधि सो जाती है तो वहीं गरीब ससुराल में तीनों बहनें भी कंबल में सोती हैं। लेकिन वहीं उनकी बूढ़ी माँ बढ़ती ठंड में फटे गुदड़ी के बिस्तर में थरथरा रही थीं। सुमन की आंखों में आंसू थे। हाय, हे भगवान, माँ तुमको क्या हो गया है? माँ का हाथ पैर ठंडा पड़ता जा रहा है, मुझे खिड़की दरवाजा बंद करना पड़ेगा। सुमन रोते हुए खिड़की दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन छत और दीवारों के टूटे हिस्से से अभी ठंडी ठंडी हवा सनसनाते हुए घुस रही थी। हे भगवान, घर में थोड़ी सी गर्माहट नहीं हो रही, आग जलाना होगा। फटे कंबल में कपकपाते हुए सीता की हालत गंभीर हो जाती है और आंखें बंद होने लगती हैं। माँ आंखें बंद मत करना, बस आग जलने वाली है। गरीबी भरे तकदीर से लड़ते हुए सुमन सीता को आग से गर्माहट देती है और उसके पैरों के पास ही सो जाती है। देखते देखते गुजरते दिनों के साथ और भी भयंकर ठंड पड़ने लगती है, जिससे अब वह पतली गुदरी में दोनों को आड़ भी नहीं लिया जाता और ना सीता काम पर जा पाती है। तभी पड़ोसन उसका हाल देखकर तंज कसती है। देखो तो ये कैसी हालत बना ली है तुमने अपनी सीता बहन, और पता नहीं कैसी पत्थर दिल तुम्हारी बेटियां, एक भी बार चेकीचे झांकने तक नहीं आई, खोज खबर भी लेने नहीं आई। भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। खैर ये लो कंबल लाई हूँ, अभी के लिए तुम रख लो, बाद में लौटा देना। बाप रे, तुम्हारे घर में कितनी ठंडक है, मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए, चलती हूँ। जैसे ही पड़ोसन पार्वती जाने लगती है तो सीता कंबल लौटाते हुए कहती है, ठहरो पार्वती बहन, ये अपना कंबल ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती। ऐसा बोलकर सीता पड़ोसन का मुंह बंद करवा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए कुढ़ रही थी। सुमन बेटी, अपनी बहनों को बोल दे मुझसे आकर भेंट कर जाएंगी, अब शायद मैं नहीं बचूंगी। ये जाड़ा अब मुझसे नहीं झेला जाता। बोलते हुए सीता थरथर कांपने लगती है। तभी दरवाजे पर उसकी 6 बेटियां हाथों में मखमली रजाई, हीटर, खाने पीने का सामान और कई सारे उपहार के साथ छलकते आंसुओं से घर में आती हैं। माँ क्या हो गया था तुम्हें? हमने जैसे तुम्हारे बीमार होने की खबर सुनी हम तो दौड़ी चली आई। सीता अपनी शक्तिहीन निर्बल शरीर से उठने की कोशिश करती है। अरे आ गई तुम लोग। माँ तुम लेट ही रहो, उठो मत। गौरी ये रजाई खोलकर माँ को उड़ा दो, यहाँ कितनी ठंडक है। कोई नहीं, अभी 2 मिनट में घर में गर्माहट आ जाएगी। निशा फटाफट से हीटर चला देती है और गौरी रजाई उड़ा देती है, जिससे सीता राहत महसूस करती है। तुम लोगों के आने से तुम्हारी गरीब माँ के सोने घर में कितनी चहल पहल छा गई है। आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। माँ अभी हम 2-4 दिन यहीं ठहरेंगी। आज हम तुम्हारे लिए खास अपने हाथों से तुम्हारी मनपसंद का खाना बनाकर खिलाएंगी। अंत में 5 बहनें मिलकर दावत की तैयारी में लग जाती हैं और 2 सीता के पांव दबाती हैं, जिससे उसके तमाम दुखों का अंत हो जाता है और बेटियों के लाए रजाई हीटर की गर्माहट में वो गरीब माँ बड़ा सुख चैन पाती है। हे भगवान, इस ठंड में इस गरीब परिवार को और कितना सताएगा। पहले तो तूने हमसे हमारी छत छीन ली, और अब जो एक फटी चिटी चादर थी जिसमें मेरा पूरा परिवार सिमटा हुआ था, तूने वो भी छीन लिया। बहुत धीरज रख, ठंड बहुत तेज हो रही है, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, उनको गोद में रख ताकि उन्हें थोड़ी गर्माहट मिले। आखिर ऐसा क्या हुआ गायत्री के परिवार के साथ जो इस कड़ाके की ठंड में बर्फीली हवाओं में अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर सो रहा था, और किस वजह से उनका घर चला गया? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। भाभी, कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मेरा हाथ तो पूरा बर्फ हो चुका है, हिल भी नहीं रहा।
रुको प्रीता, मैं कुछ लकड़ियां जला देती हूँ जिससे हमारे सारे परिवार को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। लकड़ियां थोड़ी सी ही है जिससे सिर्फ खाना ही बन पाएगा। एक काम कर, तू चूल्हा जोड़ ले, हम लोग चूल्हे के आसपास बैठकर ही अपना हाथ सेक लेंगे। कुमकुम घर में रखी कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके चूल्हा जलाती है। वो सभी लोग चूल्हे के पास बैठकर अपना हाथ सेक रहे होते हैं। ओ ये भगवान, कितनी ठंड पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बैठे भल्लू और मधु ठंड से बहुत तेज कांप रहे होते हैं। तभी मोहित उनके सिर को छूता है। कुमकुम, भल्लू और मधु का तो सिर आग से तप रहा है। इन दोनों को तेज बुखार है। हमारे पास तो ना तो रजाई और ना ही हीटर जो हम इसको गर्मी दे सके। ऐसे तो इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। गायत्री छोटे से कटोरे में सरसों का तेल लाती है और दोनों ही बच्चों के पैर के तलवों को तेल से रगड़ने लगती है। दूसरी तरफ प्रीति, कुमकुम मिलकर अपने फटे पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके एक एक पतली सी चादर बनाते हैं और उन दोनों को उड़ाते हैं। माँ, मेरे बच्चों को कुछ होगा तो नहीं ना? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है जो मैं उनका इलाज करा सकूं, और ना ही इतना अमीर जो उनको हीटर और महंगी महंगी रजाइयां लाकर उड़ा सकूं। कुमकुम सबके लिए दाल रोटी बनाकर लेकर आती है। सभी लोग खाने को खाकर उस फटी पुरानी चादर को ओढ़कर सो जाते हैं। सबके सो जाने के बाद आधी रात में ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं और बिजली कड़कती है। बारिश आती है जिसका सारा पानी उनके घर में भर जाता है। माँ, मोहित, प्रीता, जल्दी उठो, देखो बारिश का सारा पानी घर में भर चुका है। हमें फटाफट इस चादर को उठाना होगा और बच्चों को गोद में लेकर घर से बाहर निकलना होगा। हे भगवान, तू ये क्या कर रहा है? कल रात से ही बच्चों को तेज बुखार है और आज तूने उनके ऊपर ये बिजली गिरा दी, बारिश कर दी। इस ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे? मोहित अपने दोनों बच्चों को गोद में लेता है और अपने उस पतले फटे चादर से उनको ढक लेता है और सारा परिवार इस कड़ाके की ठंड में रात के 2 बजे घर के बाहर ठंड में ठिठुर रहा होता है। वो कुछ देर एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और बारिश रुकने के बाद वो सड़क पर ही चादर ओढ़कर लेट जाते हैं। हे भगवान, इस ठंड में इस गरीब परिवार को और कितना सताएगा। पहले तो तूने हमसे हमारी छत छीन ली और अब जब एक फटी चिटी चादर थी जिसमें मेरा पूरा परिवार सिमटा हुआ था, तूने वो भी छीन लिया। बहु धीरज रख, ठंड बहुत तेज है, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। उनको गोद में रख ताकि उन्हें थोड़ी गर्माहट मिले। रात के 2 बजे पूरा परिवार ठंड से कांप रहा होता है। अब उनके पास ना तो ओढ़ने के लिए चादर थी और न छत। तभी वहां पर ट्रैफिक पुलिस आती है जिसके हाथ में एक मोटा सा डंडा होता है। वो उस डंडे से मोहित को मारना शुरू करते हैं। छोड़ दीजिए साहब, बहुत तेज लग रही है। अरे छोड़ दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। भगवान के साथ साथ आप इंसान भी हमें जान से मारना चाहते हैं क्या? उन्हें डंडे से मार मार के ठंड में उन्हें मार ही दोगे क्या? उनके शरीर पर कपड़े तक नहीं है, उन्हें कितनी तेज चोट लग रही है। अरे तो किसने कहा था इस तरीके से सड़क पर आकर सोने के लिए? हाँ, कल को तुम्हारे साथ कुछ हादसा हो जाए, कोई गाड़ी वाला मार के चला जाए, कोई ट्रक वाला को चल दे, तो इसका इल्जाम भी हम ट्रैफिक पुलिस वालों पर ही आता है। साहब छोड़ दीजिए हम लोग को, हम जा रहे हैं, बस रहम करिए हम पर थोड़ा। पूरा परिवार सारी रात ठंड में घर से बाहर होता है। अगले दिन सुबह जब वो अपने घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि घर में पूरा पानी भरा हुआ है और घर की छत भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। भाभी, हम लोग घर में से ये सारा पानी बाहर निकाल लेते हैं। मैं बाहर जाकर कुछ लकड़ियों का इंतजाम करता हूँ। दोनों नंद भाभी मिलकर घर में भरे पानी को बाहर निकालते हैं। वहीं मोहित इस कड़ाके की ठंड में इधर उधर लकड़ियों की तलाश में निकलता है, जहां उसको कुछ लकड़ियां मिलती हैं जिसे वो लेकर अपने घर पर आता है और लकड़ियों से अपनी झोपड़ी की छत, टूटी फूटी खिड़कियों की मरम्मत करता है। चलो, हमारा ये झोपड़ी तो थोड़ा मजबूत हुआ। अब यहाँ पर कहीं से भी हवा नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास इस कड़ाके की ठंड को झेलने के लिए एक हीटर और एक रजाई होता तो इस गरीब की भी ठंड आसानी से निकल जाती। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? जैसे हम सब ने मिलकर अपना घर ठीक कर लिया, वैसे ही हम एक छोटा मोटा काम भी ढूंढ लेंगे जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। भाभी, ये कुछ घास बची हुई है, इसको बोरी के अंदर भर लेते हैं और ठंड में ओढ़ने के लिए रजाई बना लेते हैं। हाँ प्रीता, तुम सही कह रही हो। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है ओढ़ने के लिए, तो हम इसी घास और बोरे को अपनी ठंड काटने के लिए एक रजाई बना लेते हैं। अब दोनों नंद भाभी मिलकर उन सूखे घासों को बोरे के अंदर भरती हैं और सिल कर एक रजाई बनाती हैं जिसमें पूरा परिवार सिमट के बैठ जाता है। अगले दिन सुबह प्रीता और कुमकुम और मोहित अलग अलग जगह पर जाकर काम को ढूंढ रहे होते हैं। जहां सुबह के 6 बज रहे होते हैं, बर्फीली हवा चल रही होती है, धुंध और कोहरा बरस रहा होता है और वो तीनों ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। तभी मोहित चलते चलते कच्ची सड़क के पास पहुंचता है जहां पर सड़क बन रही होती है और सुपरवाइजर जो सड़क को बनवा रहे होते हैं फोन पर बात करते हुए कहता है,
अरे ये आधी सड़क बनाकर सारे मजदूर मिस्त्री कहाँ गायब हो गए? अगर इस तरीके से सड़क बनी तो मुझे सरकार काम से निकाल देगी। कोई तो होगा जो इस सड़क को बनाने में मदद करे। सुपरवाइजर की बात सुनकर मोहित फटे पुराने कपड़ों में ठिठुरता हुआ उसके पास हिम्मत करके जाता है। मालिक, मैं ये काम में आपकी मदद कर सकता हूँ। बस 1 से 2 और आदमी मेरे साथ दे दीजिए, मैं मिलकर उनके साथ ही सारा काम करवा दूंगा। अरे तुमसे हो पाएगा ये काम? पहले कभी किया है तुमने? मालिक, लाचारी और भूखा पेट इंसान से सारे काम करवा देता है। आप चिंता मत करिए, मैं ये काम कर लूंगा। सुपरवाइजर 2 से 3 और लेबर्स को इकट्ठा करता है, जिसके साथ मिलकर मोहित कच्ची सड़क को कंप्लीट करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीता और कुमकुम ठंड में काम को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके पास एक औरत आती है जो कि काफी रईस होती है और उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है। आप दोनों कौन हैं और इस तरीके से इस ठंड में सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? और नहीं आपके शरीर पर गर्म कपड़े हैं? हम लोग इस ठंड में काम की तलाश में घूम रहे हैं ताकि अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा सकें। अरे तो मैं आपको काम देती हूँ ना। मेरा छोटा बच्चा है और मैं बाहर जॉब करती हूँ और मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे बच्चों को प्यार से रखे और घर का सारा काम संभाल ले। हाँ, मैं आपके बच्चे को संभाल लूंगी और मेरी भाभी आपका पूरा घर का काम संभाल लेंगी। तो अभी तुम ये एडवांस कुछ पैसे रख लो और कल से तुम लोग काम पर आ जाना। प्रीता और कुमकुम पैसों से घर में खाने का सामान लेकर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहित को मिले उसकी दिहाड़ी से वो सबके लिए गर्म स्वेटर लेकर आता है। ये ओ बल्ले बल्ले, हमको तो नया स्वेटर मिला, हमको तो नया स्वेटर मिला। देखो कितना सुंदर है ये। अब इससे हमें ठंड भी नहीं लगेगी। पूरा परिवार मोहित के लाए हुए गर्म स्वेटर को पहनता है। वहीं प्रीता सबके लिए खाना बनाकर लाती है। पूरा परिवार बैठकर आलू की सब्जी, पूरी, चटनी बनाकर खाता है और उस बोरे की रजाई को ओढ़कर सो जाता है। अगले दिन से तीनों काम पर जाते हैं और अपनी अपनी दिहाड़ी से घर में सामान लेकर आते हैं। कुमकुम और प्रीता अपने पैसों से घर में ओढ़ने के लिए सबके लिए रजाई लेकर आती हैं। वहीं मोहित हाथों को सेकने के लिए हीटर लेकर आता है। ये देखिए माँ जी, हमने अपनी कमाई से सबके लिए नई नई रजाई खरीदी है। और मैंने अपनी आज की दिहाड़ी से घर के लिए हीटर खरीदा है ताकि आप लोग अपने हाथों को सेककर ठंड से राहत पा सकें। अब तीनों की जॉब लग गई थी और तीनों ही अपनी कमाई से धीरे धीरे करके पक्के ईंटों का घर भी बना लेते हैं और पूरा परिवार ठंड में एक अच्छी रजाई और हीटर में खुशी खुशी ठंड बिताता है।